हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नावली सेकंड, बहुपद, है ना। सबसे पहले आपके अपने माइंड में टारगेट ये रखना है 100 में से 100 नंबर, कि मेरे को 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं मैथ सब्जेक्ट में। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी फुल, है ना। सुबह शाम दिन रात जितना टाइम मिला आपको पढ़ाई करो बस, और माइंड में कोई लक्ष्य मत रखो ना। तो स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद अपन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली सेकंड है। तो उसके बारे में पहले जानते हैं कि बहुपद क्या होता है ना। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इस प्रश्नावली में इसके फॉर्मूले क्या होंगे। देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बहुत सारा कोर्स इसमें से हट गया है, तो इसमें से भी कोर्स हट चुका है अपना, ठीक है। जो भाग विधि थी ना अपने, वो हट चुकी है इसमें, विभाजन एल्गोरिथम पर में हट चुकी है इसमें। तो सबसे पहले बहुपद की बात करते हैं। बहुपद क्या होता है, अगर देखो इसकी सिंपल परिभाषा अपन देखते हैं, जैसा कि इसमें बता रहे हैं भाई कि बहुपद क्या है, कि बहुपद किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब देखो, कोई भी बहुपद हुआ, मान लो कोई भी मैंने इक्वेशन लिखी, कोई भी समीकरण लिखी, है ना, 2x + 5। इसमें जो देखो जो बीजीय व्यंजक होता है ना, बीजीय, इसमें नाम आया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है वैसे, देखो बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया चर हो गया और एक हो गया अचर, चर और अचर। तो इसमें इसने बोला कि किसी भी बीजीय व्यंजक चर, पहले बात करते हैं चर क्या होता है। चर सर जो भी अल्फाबेट होता है ना अपने पास, वो होता है चर, और इसको वेरिएबल, इसको कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि x, y, z या फिर a, b, c, जो भी अल्फाबेट हो गया a, b, c से लेकर z तक, सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर होते हैं गिनती, जो हमारी टेबल होती है 1 2 3 4, ठीक है, वो क्या होती है अपने पास, अचर होती है, ठीक है, ये अचर होती है। तो बीजीय व्यंजक दो प्रकार के बात की अपने, चर और अचर के बारे में। चर क्या होती है, अल्फाबेट, और अचर क्या होती है अपनी, गिनती होती है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आप देख रहे हैं अपन, मैंने ये एग्जांपल लिया था। अब इस एग्जांपल में ये दो, देखो ये क्या चर है, ठीक है, और ये क्या अपने पास अचर है। तो इसमें जो इस वेरिएबल की घात है ना, वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक या फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब हो गया से 1 2 3, ठीक है, 4 5, मतलब कोई भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। और घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक। जिस भी समीकरण में वेरिएबल की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होंगी, तो वो क्या होगा, वो समीकरण वो बहुपद कहलाएंगे अपने पास, ठीक है। इसके एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है इसका, और 2x² + 5x + 1। तो बताओ ये बहुपद है या नहीं है। सर ये बहुपद है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल मतलब चर, इसकी घात क्या है, एक तो पूर्ण संख्या है और एक धनात्मक है। पूर्ण संख्या है और धनात्मक है, अगर दोनों कंडीशन कोई समीकरण पूरी करता है तो वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो ये बहुपद है। अब बताओ ये बहुपद होगा क्या, ये वाला, ये बताओ ये बहुपद होंगे क्या। सर इसमें बहुपद, ये वाला बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर इसमें जो वेरिएबल है ना, उसकी घात क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और नेगेटिव होता है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और इसमें सर इसमें जो वेरिएबल यानी कि चर है ना, उसकी घात क्या है, भिन्न में है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और जब घात पूर्ण संख्या भी नहीं हो तो वो भी क्या बहुपद होता है क्या, सर वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो बहुपद के बारे में तुम समझ गए। बहुपद क्या होता है कि सर बहुपद वह संख्या होती है जिसमें जो वेरिएबल की घात होती है ना, वो एक तो धनात्मक हो या फिर पूर्ण संख्या में हो, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अगर बहुपद की एक सिंपल परिभाषा में बात करो ना, बहुपद, तो बहुपद के संधि विच्छेद करके अपन देखते हैं। बहुपद का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, बहु और इधर पद। बहु का मतलब समझना तुम क्या होता है, बहुत, ठीक है, और पद मतलब पद ही होता है, तो बहुत पद। या फिर अपन इसकी एक परिभाषा और दे सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें बहुत पद हो, क्या वह समीकरण जिसमें बहुत सारे पद हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक।
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं इसी में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, जैसे हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया इसका। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है P of y इक्वल्स टू 2y³ प्लस y² माइनस y प्लस 5। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकता है बहुपद के। बहुपद में देखो घात कुछ भी आ सकती है, घात कितनी भी आ सकती है, लेकिन घात एक तो धनात्मक होनी चाहिए और एक पूर्ण संख्या वाली होनी चाहिए घात। ठीक है सर, ठीक है। तो बहुपद की अपन दो परिभाषा पढ़ी। पहली परिभाषा क्या थी भैया कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जो वेरिएबल होता है, चर होता है, उसकी घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएंगे। या फिर शॉर्ट परिभाषा क्या थी कि बहुपद, बहु प्लस पद, बहुत पद। तो जिसमें बहुत सारे पद हो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। इसका मैंने एग्जाम्पल ये दे रखे। अब बहुपद कि अपन बात करते हैं तो बहुपद को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, है ना। बहुपद को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि बहुपद को P of x, Q of x, R of x, ठीक है, A of x ETC से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसमें जो भी अल्फाबेट है ना उससे किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एक बात यहाँ पे लिखी थी ना कि P of x, P of y। तो सर यहाँ पे x आया, यहाँ पे y आया, इसका क्या चक्कर है ना। तो सर इसका छोटा सा चक्कर ये है कि जहाँ पे ये होता है ना, ये वेरिएबल कौन सा है इसमें, इस पूरी समीकरण वेरिएबल सर x है, तो यहाँ पे x आएगा। इसमें वेरिएबल क्या है बोलो, सर इसमें वेरिएबल y है ना पूरी समीकरण में, तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। तो सर इसको P of x से व्यक्त करते हैं, सर इसको Q R V X इससे व्यक्त नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे P लगा सकते हो, Q लगा सकते हो, A लगा सकते हो, किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं। अल्फाबेट में से 26 जो भी होते हैं ना अक्षर, उसमें से किसी से भी इसको दर्शा सकते हैं, किसको, बहुपद को। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। बात समझ में आती है आपको? अगर आती है तो फिर चलते हैं अपन आगे। तो बहुपद के बारे में अपन जान लें कि बहुपद क्या होती है। ठीक है, बहुपद को अपन किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, बहुपद के एग्जाम्पल जानने हैं अपन को। ठीक है, बहुपद की परिभाषा जानी। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। देखो बहुपद की प्रकार की बात करेंगे तो बहुपद लगभग 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। पहले होता है बीजीय बहुपद, दूसरा होता है घात के आधार पर बहुपद, और तीसरा होता है पद के आधार पर बहुपद। ठीक है, पहला कौन सा, बीजीय बहुपद, फिर घात के आधार पर, फिर पदों के आधार पर बहुपद। तो अब बीजीय बहुपद में भी 2 प्रकार के बहुपद होते हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बात किया था। एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है, चर बहुपद और अचर बहुपद। अब बात करते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद, देखो वैसे तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं घात, जितनी घात होंगी उसके तो वो उतना ही घात वाला बहुपद कहलाएगा। सामान्यतः अपन रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद और शून्य बहुपद, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। और पदों के आधार पर बहुपद भी, ये बहुत सारे पद हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी। ठीक है, त्रिपदी बहुपद ये होता है। अब बात करते हैं कि ये होते क्या वैसे। ठीक है, कि अचर, देखो इसका तो मतलब तुम समझ गए होंगे, चर बहुपद। चर बहुपद में क्या सर, चर बहुपद की अगर बात करूं मैं तो चर बहुपद वो बहुपद होता है जिसके अंदर चर हो, वेरिएबल हो अपने पास। तो px बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, से x हो गया, जिसके अंदर वेरिएबल होना, केवल वेरिएबल ही हो, वो क्या कहलाता है, चर बहुपद। ठीक है, से x हो गया या फिर y हो गया। ठीक है, या फिर 2x हो गया। तो ये सब क्या होंगे तुम्हारे पास, ये चर बहुपद होंगे ये वाले। अगर अचर बहुपद की बात करें तो केवल 5 P of x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे P of x y, लेकिन केवल क्या होगा अपने पास 5। मतलब अचर जो भी गिनती में बहुपद होता है ना, 5 4 3 2 1, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे सब, वो सर वो कहलाएंगे अपने पास अचर बहुपद। ठीक है, अचर। और x y z x a b c जो भी होंगे वो चर बहुपद। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन घात के आधार पे बहुपद।
किसके आधार पर? घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद, पहला बहुपद कौन सा है? रेखिक बहुपद। पहला बहुपद कौन सा है? रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद के बारे में बात करते हैं। देखो रेखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो, ठीक है। रेखिक का को अपन एक ये भी बोल सकते हैं भैया, एक घात वाला बहुपद। कौन सा? एक घात वाला बहुपद, ठीक है। तो इसकी रेखिक बहुपद की परिभाषा पूछे तो तुम क्या बोलोगे? वह बहुपद जिसमें वेरिएबल मतलब चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। क्या? कि वह बहुपद जिसमें वेरिएबल यानी चर की अधिकतम घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। इसका मैं व्यापक रूप यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। व्यापक रूप क्या होगा इसका? कि P ऑफ x बराबर ax प्लस b, ठीक है। इसी एग्जाम्पल की भी बात करेंगे अभी अपन। तो जिसकी देखो इसमें वेरिएबल की घात कितनी है? एक है। तो ये कौन सा हुआ तुम्हारे पास? रेखिक बहुपद हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे सर? सर एग्जाम्पल में इसके ये हो सकते हैं ना अपने पास, जैसे 2x प्लस 5 हो गया, ठीक है। P ऑफ x इक्वल्स टू, है ना भाई। देखो स्टार्टिंग में P ऑफ x जरूर लिखना तुम्हें ऐसे कि P ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो इसमें वेरिएबल की घात कितनी है? एक है। तो जिसमें भी चर की घात एक हो वो रेखिक बहुपद होता है। अब इसी प्रकार यदि अपन द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद क्या होगा? अब बोलो सर। द्विघात बहुपद वे बहुपद होगा जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होंगी, है ना। वे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर अपन व्यापक रूप लिखे किसका? द्विघात समीकरण का, तो व्यापक रूप क्या होगा इस वाले का? सर इसका P ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्या होगा? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना। और इसके एग्जाम्पल तुमको पता ही होंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? सर एग्जाम्पल P ऑफ x इक्वल्स टू कुछ भी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, ठीक है। जिसमें इसकी घात कितनी है? 2 है। तुमको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिसमें चर की घात 2 हो, ठीक है। अब इसी प्रकार त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा? बोलो सर। त्रिघात बहुपद वे बहुपद हो जाएगा जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होंगी? सर 3 होंगी, ठीक है। चर की अधिकतम घात कितनी होंगी? 3 होंगी। तो इसका मैं अगर व्यापक रूप की बात करूं किसका? इसका सारे व्यापक रूप भी है कि P ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारे पास? ये त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? कि P ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। कुछ भी लिख सकते हो तुम, है ना। कुछ भी, जरूरी नहीं है ये कहीं एग्जाम्पल लिखना तुम्हारे को। कोई सा भी एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो इसमें, है ना। बस मैं समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो पहले बात की रेखिक बहुपद। रेखिक मतलब एक घात वाला बहुपद। तो ये क्या होगा? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद। फिर त्रिघात बहुपद क्या होगा? कि जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद। अब आता है शून्य बहुपद, ठीक है। अतः शून्य बहुपद क्या होता है? कि जिसकी चर की घात 0 हो, अधिकतम घात कितनी हो इसकी? 0, तो वो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद को अपन एक और अचर बहुपद भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। कैसे देखना आप यहाँ पे? इसमें मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ इस वाले का। इसका एग्जाम्पल होता है, मान लो कि P ऑफ x बराबर 5। अब बोलो ये क्या है? ये 5 का अचर है, अचर है सर। ये तो अचर है सर, तो इसको शून्य बहुपद क्यों बोलते हैं? बात ठीक है ना भाई? कि सर जब ये अचर है तो ये शून्य बहुपद क्यों आता है, ठीक है। तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि इसकी चर की घात 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 तो है ही नहीं ना, यहाँ पर चर ही नहीं है। तो चर अपन लगा सकते हैं। कैसे? मान लो मैंने इसको ऐसा लिखा 5x, यहाँ पे आके 0 लगा दिया। अब बोलो इस बहुपद की घात कितनी है? सर इस बहुपद की घात जैसा कि हमको दिख रहा है कि इस चर की घात कितनी है? 0 है, ठीक है। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? फिर ये शून्य बहुपद हुआ सर। तो बात समझ में आई? तो इस प्रकार होता है। लेकिन सर
इसको अपन हटा सकते क्या? बस देखो तुम सबको पता होगा कि अगर किसी भी चर की घात 0 हो, किसी के, अब चाहे वो चर हो सकता है या फिर अचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर किसी की घात 0 तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है सर। तो इसी प्रकार इसकी बात करूं मैं, इसमें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 x की पावर 0 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब काहे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो जब भी किसी की पावर भी 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, चाहे वो चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जिस किसी की पावर 0 हो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आती है? आती है तो अपन चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं किसके आधार पे? पदों के आधार पे। सेम जैसा घात में था ना वैसे पद में था। नाम से अपन को याद रखना है। जैसे एक पद ही है, देखो पद क्या होता है ना, एक बात समझाता हूँ मैं तुम्हारे को। पद क्या होता है? पद स्टेप है ना, स्टेप पद जो ये होता है ना, ये वाले, ये एक, ये पूरा एक पद होता है, ठीक है। एक ये पद होता है, ये पद होता है, ठीक है, ये पद होता है, ये पूरा एक पद। ये 2 2 3 4, तो इसके अंदर कितने पद है बोलो? इसके अंदर कितने पद है सर? 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 पद है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे इस एक पद की, तो एक पद बहुपद क्या कहलाएगा? कि जिसमें एक पद हो। जिसमें कितना पद हो? एक पद। नाम से स्पष्ट है कि जिसमें एक पद हो, एक पद हो। वे बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, या रैखिक बहुपद भी कहेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके कि p ऑफ x इक्वल्स टू 5x। अब देखो यहाँ पे इसमें यहाँ पे x की घात कितनी भी हो सकती है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि x की घात 2 3 1 0 कितनी भी हो सकती है, 5x भी हो सकती है, या p ऑफ x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर भी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन इसमें पद कितना है सर? पद इसमें एक ही पद है, तो इसलिए एक पदी बहुपद हुआ। घात, चर की घात कुछ भी हो सकती है, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन पद कितना होना चाहिए? एक पद ही होना चाहिए। अगर द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद क्या होगा? कि जिसके अंदर 2 पद हो। अब से तुमको याद रहेगा ना कि द्विघात पद क्या होगा? कि जिसमें 2 पद हो। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5, है ना। घात कितनी भी हो सकती है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसमें घात का कोई रोल नहीं है, बस पद को देखना अपन को। जो 2 पद है ना, एक ये पद एक ये पद, तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएंगे। अब बताओ त्रिघाती बहुपद क्या, सॉरी त्रिपदी बहुपद क्या होगा? कि जिसके अंदर 3 पद हो। कैसे 3 पद? किसमें? जैसे इसमें देखो 1 2 3। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? जैसे कि p ऑफ x इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। या p ऑफ y इक्वल्स टू 2y क्यूब माइनस 2y माइनस y। अब इसके अंदर पद कितने? 1 2 3 पद, 1 2 3 पद। चर की घात कितनी भी हो सकती है, पहले ही बोल रहा हूं मैं ना, जरूरी नहीं है कि चर की घात 2 हो 3 हो, कितनी भी हो सकती है, बस उसके अंदर पद कितना होना चाहिए? उसके नाम के अनुसार पद होने चाहिए। घात में भी सेम ही है, उसके नाम के अनुसार उसमें घात होनी चाहिए। जैसे एक घाती बहुपद एक घात होना चाहिए, चर की घात 2 घाती 2 घात, 3 घाती 3 घात, 4 घाती 4 घात, 5 घाती 5 घात। सेम इसमें भी हो सकता है, एक पद दिए 1 पद, 2 पद दिए 2 पद, 3 पद दिए 3 पद, 7 पद दिए तो 7 पद। जितने पद होंगे वो उतना ही पद ये कहलाएंगा, ठीक है। बात आती समझ में? ठीक है। तो हमने ये बहुपद के प्रकार जान लिए। अपने बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, बीजीय बहुपद, ठीक है, रैखिक और घात के आधार पे बहुपद, और पदों के आधार पे बहुपद। उसके बारे में अपने परिभाषा देख ली है। देखो इसमें भी तो थोड़ा सा इसको अपन वो कर लेते, रिवीजन कर लेते हैं ना। बहुपद देखो शून्य बहुपद, ठीक है, चर वाला वो शून्य बहुपद, और ये आ रहा है अपने पास अचर बहुपद। तो शून्य बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो? 0 हो। अचर बहुपद बिल्कुल जैसा कि 5, है ना, 5, ठीक है। और रैखिक बहुपद, रैखिक है ना, ये घात वाला रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, चर की घात 1 हो। द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। त्रिघात बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो।
एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद मतलब जिसमें दो पद हो, और त्रिपदी बहुपद मतलब तीन पद हो। ठीक है, चलते आगे अपन। देखो बहुपद का शून्यंक, देखो बहुपद का शून्यंक क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यंक, जब तुम 9th क्लास में थे तो तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि 2x + 5 ऐसे कि इनका शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक की बात करते हैं कि शून्यंक क्या होता है, क्या वास्तव में शून्यंक वे मान होता है, मतलब जो वेरिएबल होता है ना, चर होता है, उसका वे मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को 0 कर देता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका शून्यंक कहलाता है कि किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, वे बहुपद का शून्यंक कहलाता है। ठीक है, कि मान लो मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, मैंने p of x = 2x + 5। अब इसका शून्यंक ज्ञात करना है मेरे को। क्या ज्ञात करना है मेरे को? शून्यंक ज्ञात करो, शून्यंक ज्ञात करो। क्वेश्चन ना आ गया, ये 9th का क्वेश्चन है भाई, 10th में नहीं आएगा ये, लेकिन तो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए इसमें px का मान तुम 0 रख दो भैया ना, 0 रखने पर अगर इसके जगह मैं 0 रखता हूँ तो क्या आएगा? 0 = 2x + 5 को इधर लेकर माइनस में हो गया बराबर 2x। अब 2 को बटे में लेके जाओ, -5/2 = x। तो बोल देंगे कि x बराबर कितना क्या? -5/2। तो यही इसका शून्यंक है, ये इसका क्या है? शून्यंक। तो बोल देंगे थे शून्यंक कितना आ गया इसका? -5/2। तो ये शून्यंक आ गया इसका। तो अपन इसकी परिभाषा के अनुसार अब देखते हैं परिभाषा क्या थी कि किसी बहुपद के चर, बहुपद ये था और इसमें चर ये था ना, तो चर के सभी मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, मतलब इसमें x का ऐसा मान हो, बहुपद का शून्यंक होगा जो इसके px के मान को क्या करते हुए 0 कर देवे। अब देखना, जैसे इसमें मैं शून्यंक क्या आया था मेरे पास? -5/2। तो अब यहाँ पर रख कर देखो तुम, 2 × x का मान कितना है? -5/2, तो -5/2 प्लस का 5। देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? -5, इधर +5। तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 5 के तो 0। तो p of x का मान कितना आ गया? सर 0 आ गया। तो ये क्या कहलाएंगे? शून्यंक। तो शून्यंक वही होता है कि चर का वे मान जो बहुपद के मान को 0 कर देवे, है ना, कि ये अपन को इसका इस प्रकार का मान लेना है जो इसके मान को क्या करते हुए 0 कर देगा, मतलब इसमें रखने पर ये पूरा आंसर क्या है? 0 आवे। तो वही उसका बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। ठीक है, तो बात समझ आती है? बहुपद का शून्यंक क्या होता है कि सर x का वे मान जो px मतलब बहुपद के मान को 0 कर देवे, मतलब इसके मान को 0 कर देवे, वो शून्यंक कहलाएगा। और शून्यंक याद करने के लिए मैंने तरीका बता ही दिया। ठीक है, अब देखो ये हमारा लास्ट है, ये कि बहुपद के शून्यंक एवं गुणांक में संबंध। भाई देखो यहाँ से तो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का क्वेश्चन, ये पर्सनली 4 नंबर की क्वेश्चन है, 4 नंबर की है। यहाँ से तो तुम्हारा एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर से बनेगा, उसके लिए पर को ये सूत्र पता होना चाहिए। देखो बहुपद के शून्यंक और गुणांक में संबंध, इसके लिए तुमको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तुमको पता होना चाहिए। मैंने अभी लिखाया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है कि जिसमें चर की क्या अधिकतम घात 2 हो, वो क्या कहलाती है? वो सर द्विघात समीकरण कहलाती है। तो मैंने क्या लिखा है? ax² + bx + c = 0। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है कि मतलब स्क्वायर वाले के पास जो भी होगा ना वो a का मान होगा, और x वाले के पास जो भी होगा वो b का मान होगा, और जिसमें x है ही नहीं तो वो किसका मान होगा? c का मान होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं 2x² - 4x + 5। तो इसमें a का मान कितना बोलो? सर a का मान तो ये वाला होंगे, क्योंकि x² के पास जो भी होगा वो a का मान होगा। तो a = 2 हो गया, b का मान ये पूरा होगा, साइन में लेना अपन को, तो b = -4 और c का मान ये जिसमें x नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक होता है शून्यंकों को योग। देखो शून्यंकों को योग मतलब होता है कि जो इसके जो अपन हल करेंगे ना, इसको हल करके अपन शून्यंक याद करेंगे। तो देखो एक बात बोल दूं मैं, तो तुम्हारे को जितनी घात होंगी ना किसी समीकरण की, उसके उतने ही शून्यंक होते हैं, है ना। तो इसकी घात कितनी है? इसकी 2 है, तो इसके 2 शून्यंक होंगे। और इनके शून्यंक को मैंने मान लिया, कितने शून्यंक इनके? एक्स और वाई मान, सॉरी अल्फा और बीटा मान लिया ना, माना कि शून्यंक कौन कौन से इसके? अल्फा बोलते हैं इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा है शून्यंक इसके। तो इसमें पहले शून्यंक जो आए थे ना, इनका योग करना है। तो शून्यंक को योग, तो योग के लिए चिन्ह किसका? प्लस का आएंगे, तो अल्फा और बीटा को भी जोड़ देंगे, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ठीक है,
माइनस का, मैं इसको लिख देता हूँ इधर, माइनस का b बट्टा a। ये होता है शून्यंकों का योग का सूत्र। क्या होता है? माइनस का b बट्टा a, उनको जोड़ना है, ठीक है। और b का मान अपन यहाँ से रख देंगे, इसको काट दो, इधर इधर हटा दो इसको। अब शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब होगा अल्फा और बीटा को अपन क्या करना है? गुणा करना है। और गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, ये आ जाएंगे जो यहाँ पर लिखा है अल्फा बीटा। सूत्र क्या होगा इसका? c बट्टा a, ठीक है, c बट्टा a, ये रहा c बट्टा। तो ये सूत्र होता है भाई शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। मैंने इसमें ये 2 सूत्र लगेंगे पूरी प्रश्नावली में, 2 ही सूत्र है ना, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का योग क्या होता है? माइनस का b बटा a, और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? c बटा a। तो हमने इस वीडियो में बहुपद के बारे में जाना कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इसमें शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है। अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम इस सभी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और हमारे अगर कोई बच्चा नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।